सितंबर दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। नमस्कार। लेबनान में सिलसिलेवार पेजर धमाके, अब तक 12 मौतें, 2,300 से ज्यादा घायल। Explosions, we've had loss of both eyes, face mutilations, amputation of fingers of hands. हिजबुल्लाह ने धमाके का आरोप इसराइल पर लगाया। इसराइल का टिप्पणी करने से इनकार। पर ये पेजर बम कैसे बन गए? वो सर्किट पूरा कंप्लीट है, बैटरी है पेजर में, वो मैसेज रिसीव कर सकता है, तो रिमोटली उसको ऑपरेट करना बड़ा आसान है। हमने ये समझकर वोट दिया कि यहाँ पिछले इतने सालों में जो बेरोजगारी थी, तिजारती मसला है, वो भी बहुत पेचीदा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए आज हुआ पहले चरण का मतदान। एक देश एक चुनाव पर कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी। लेकिन इससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूसी अधिकारियों ने पश्चिमी शहर टोरोपेट्स को आंशिक रूप से खाली करने का आदेश दिया है। रात को हमले की वजह से एक गोला बारूद डिपो में आग लग गई और विस्फोट हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले पर बात नहीं की, लेकिन टेवर क्षेत्र के स्थानीय गवर्नर इगोर रूडे ने एक वीडियो में कहा कि आग लगने का कारण गिरता हुआ मलबा हो सकता है। इगोर रूडेनिया कह रहे हैं, मानव रहित ड्रोन के हमले के कारण रूस की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन जब वो गिरा तो आग लग गई। हम वर्तमान में लोगों और निवासियों को निकालने के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी काम कर रहे हैं। म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देश की सैन्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी भी 80 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यागी इस साल का एशिया से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान भी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर की शुरुआत में वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में तूफान की वजह से 500 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वे 21 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। अपने अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। क्वाड नेताओं के इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कुशिदा भी हिस्सा लेंगे। ये क्वाड नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा, एक मुख्यमंत्री को सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती है। वे सभी अरविंद केजरीवाल को भी मिली हैं, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसी वक्त ये फैसला भी किया कि वो इन सब सुविधाओं को छोड़ देंगे। केंद्र की एनडीए सरकार ने 100 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने गगनयान फॉलो ऑन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी और कैबिनेट ने चंद्रयान मिशन 4 और उसके अधिक विस्तार को भी मंजूरी दी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से 7 वादों की बात कही है। कांग्रेस ने इसको 7 वादे पक्के इरादे नाम दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आप में से ऐसे तमाम श्रोता होंगे जिन्होंने 2 दशक पहले पेजर का इस्तेमाल किया होगा, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेजर का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें संदेश भेजने के लिए पेजर का इस्तेमाल होता था और ज़्यादातर इसमें टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते थे। और जहाँ तक सुमरन मुझे याद है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो लगभग भारत में 1995 से लेकर 1998 के आसपास तक थी। और जब उसके बाद जब मोबाइल आए तो उसके साथ ही पेजर भी खत्म हो गए, लेकिन पेजर एक बार फिर से वापस आ गए हैं।
जी बिल्कुल, हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वापस आए हैं ये बम बनकर वापस आए हैं। लेबनान में पेजर के जरिए हुए सिलसिलेवार धमाकों से मरने वालों की संख्या अब 12 हो गई है। वहीं 2750 घायल लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कल यानी 17 सितंबर को लेबनान में स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर पेजर में धमाके शुरू हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि लोगों की जेब में पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, फिर धमाके हुए और इन धमाकों से पटाखे फटने और गोलियां चलने जैसी आवाजें आईं। एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जब दुकान पर खड़ा था तब उसकी पैंट में धमाका हुआ और वो घायल हो गया। शुरुआती धमाके के 1 घंटे बाद कई धमाके हुए और इन धमाकों के बाद लेबनान के अस्पतालों में घायलों का पहुंचना शुरू हो गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर में एम्बुलेंस घायलों को लाती रही और एक गैर सरकारी संगठन मेड ग्लोबल की डॉक्टर तानिया बब्बर ने बताया, These beepers were going off, so the people were taking them out of their pockets and looking at them, so they were very close range. तानिया कह रही हैं ये बीपर बज रहे थे, इसलिए लोग उन्हें अपने जेबों से निकाल कर देख रहे थे, इसलिए ये बहुत नज़दीकी रेंज के धमाके थे। किसी की दोनों आंखें चली गई, चेहरा विकृत हो गया, हाथ की उंगलियां और हाथ तक कट गए। मोहन, यहाँ बताना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को सुरक्षा कारणों से पेजर इस्तेमाल करने के लिए कहता रहता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने कहा कि धमाकों में जिन 12 लोगों की मौत हुई उनमें से एक 8 साल की बच्ची और एक 11 साल का लड़का शामिल है। लेबनान में ईरान के राजदूत मुस्तबा अमानी भी घायलों में शामिल हैं और उन्होंने कहा कि देश के तमाम शहरों में घायल अस्पताल पहुंच रहे हैं। من عصر اليوم بدأت أعداد كبيرة من الجرحى بالتوافد على المستشفيات. दोपहर 3:30 बजे बड़ी तादाद में घायल अस्पतालों में आने लगे और ये घायल मुख्य रूप से अपने साथ ले जा रहे पेजर के धमाके में घायल हुए। घायलों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मौजूद लोग सादे लिबास में दिखे हैं। ऐसे में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये लोग पूरी तरह से हिजबुल्लाह के हैं या फिर आम लोग हैं। धमाके लेबनान के बाहर भी हुए हैं। सीरिया में मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली एक संस्था की माने तो सीरिया में 14 लोग घायल हैं। बेरूत में लेबनान की आम जनता क्या कह रही है? हसन चेतानी कह रहे हैं कल जो हुआ उसने हमें चौंका दिया। ये अकल्पनीय था। कोई भी सोच नहीं सकता था कि पेजर इस तरह से फट सकते हैं। चौंकाने वाला दृश्य था। कैसे आपके सामने ही ये पेजर फट रहे थे। अबू जवाद कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हमें एक ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे वो कभी भूल ना पाएं, क्योंकि अगर वो लोग दर्द महसूस नहीं करेंगे तो वो रुकेंगे नहीं। जी, वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करा और कहा कि उसने आपराधिक आक्रामकता के लिए इसराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे वादा किया। लेबनान के संस्कृति मंत्री मोहम्मद विसान ने धमाकों पर कहा कि इसराइल के खिलाफ अब जीत तय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, इसराइल के पापों की कोई सीमा नहीं और कल हुए हमलों ने यह साबित कर दिया कि इसराइल मानवता का दुश्मन है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, I think it's a major escalation at a time when everybody was hoping. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद कह रहे थे जब हर कोई उम्मीद कर रहा था कि चीजें दुश्मनी के खात्मे या फिर किसी तरह के युद्ध विराम की ओर बढ़ रही हैं। ये साफ तौर से गलत दिशा में एक कदम है। हालांकि इसराइल की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर पेजर के जरिए हुए हमले के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने संयम और शांति बनाए रखने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। So we are gathering information on this incident. I can tell you that the US was not. मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि हम इस घटना के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका को इस घटना के बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मोहन, वहीं रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अन्य देशों में इसी तरह के हमलों को रोकने के लिए अपराधियों की पहचान की जानी चाहिए। दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं कि कोई भी फैसला लेने के लिए हमें पहले इस स्थिति को समझना चाहिए, घटना की जांच होनी चाहिए।
उनकी पहचान की जानी चाहिए जो कि इस बड़े पैमाने पर धमाकों के पीछे हैं। उसके बाद विशेषज्ञों को इस पर शोध करना चाहिए ताकि यहाँ और अन्य किसी जगह पर इस तरह के जोखिमों को खत्म करने के उपाय किए जा सकें। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि वे एक साथ हुए धमाकों की जांच कर रहा है। जानकारों का कहना है कि अपने सुरक्षा इंतजामों को लेकर हिजबुल्लाह खुद पर गर्व करता रहा है। बेरूत स्थित थिंक टैंक लेवेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के निदेशक सामी नादर कहते हैं कि इस हमले ने हिजबुल्लाह की संचार प्रणाली की कमजोरियों को गंभीरता से उजागर किया है। What will be the communication system Hezbollah today can rely on? सामी नादर कह रहे हैं कि आज हिजबुल्लाह किस संचार प्रणाली पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने इस पेजर प्रणाली का सहारा लिया क्योंकि उन्होंने सेल्युलर फ़ोनों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, क्योंकि उनके लिए ये हानिकारक था। पहले मोबाइल फ़ोन से सुरक्षा में सेंध लगी तो उन्होंने मोबाइल को इस पेजर प्रणाली से बदल दिया और इसे इसराइल ने हैक कर दिया। तो क्या हिजबुल्लाह तैयार है और इसराइल का सामना करने के लिए वो किस दूर संचार प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ जानकारों का कहना है कि संभव है कि पेजर को हैक किया गया था और बैटरी ज्यादा गर्म हो गई हो, इस कारण पेजर डिवाइस फट गई हो, लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। कुछ जानकारों ने ऐसी आशंकाओं से इनकार किया है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि हो सकता है जब पेजर सप्लाई किए गए हों उसी दौरान किसी तरह की सेंध लगाई गई हो, इसके तहत हो सकता है पेजर में कुछ गड़बड़ी हो। तो प्रश्न ये है कि ये पेजर बम क्या है और वो टेक्नोलॉजी जो कि लगभग 2 दशक पहले गायब हो चुकी थी वो वापस कैसे आ गई? ये सब कुछ समझने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से। देखिए, पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि आप टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। पेजर मोबाइल फोन या सेलुलर फोन आने के पहले की टेक्नोलॉजी थी और जब सेलुलर फोन आ गए, एसएमएस आ गए, व्हाट्सएप आ गया तो वो आउटडेट होके बाहर हो गई थी। लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल कुछ जगह पे सिक्योर कम्युनिकेशन के तरीके से करा जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो पेजर बम का इस्तेमाल हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसका कारण ये है कि जो पेजर ऑर्डर किए गए थे उन पेजर में सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं कुछ भेद हुआ है और उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसा डाल दिया गया जिससे कि 2 से 3 ग्राम एक्सप्लोसिव उस पेजर के अंदर था। और देखिए, वो सर्किट पूरा कंप्लीट है, बैटरी है पेजर में, वो मैसेज रिसीव कर सकता है, वो मैसेज वहां से सेंड भी कर सकता है, तो रिमोटली उसको ऑपरेट करना बड़ा आसान है। तो आपने उसमें एक सर्किट इंट्रोड्यूस करना था और एक छोटा एक्सप्लोसिव इंट्रोड्यूस करना था और इसको सप्लाई चेन में ब्रीच किया गया कहीं पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको बनते समय ही जो है उसमें कुछ फेरबदल कर दिया गया? बिल्कुल। देखिए, जब इतने हजारों की तादाद में कोई चीज हो तो वो प्रोडक्शन के टाइम पे ही या प्रोडक्शन के बीच में सप्लाई चेन में, या तो जहां से फैक्ट्री से बना वहीं पे हो गया या फैक्ट्री से बन के निकला उसके बीच में कहीं रोक के उसमें एक ही एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी गई और उसके बाद एक बारी आपने कमांड दिया। पेजर कमांड लेने के लिए सक्षम है, उसमें रिमोटली कमांड लेने के तरीके मौजूद हैं। उसको जो कमांड मिली उससे वो वाला सर्किट ट्रिगर हुआ और वो छोटा सा एक्सप्लोसिव फट गया और इसने बहुत तबाही करी। बिकॉज पेजर तो आपकी बॉडी पे होता है, बिल्कुल वो वाइब्रेट करता है तब आपको पता लगता है कि मैसेज आया। तो या तो आपके हाथ में है या बॉडी के पास है। नॉर्मली आमतौर पे लोग बेल्ट पे रखते हैं या कोई अगर पढ़ रहा है तो उसके फेस के पास है और छोटा सा एक्सप्लोसिव है तो उससे मीनिंग जो है ये लोगों की वो ज्यादा हुई है। इसी तरह का कई दशक पहले की बात है, दिल्ली के अंदर भी एक ट्रांजिस्टर बॉम्ब करके हुए थे। नहीं, लेकिन ट्रांजिस्टर बम और इसमें तो फर्क है क्योंकि ट्रांजिस्टर बम को तो ऑन करना पड़ेगा आपको और ये तो रिमोटली हुए। देखिए, ये वो ऑन करना था, उसमें भी सर्किट था, सब कुछ था, एक्सप्लोसिव था, आपने ऑन किया और हो गया। और इसमें तो रिमोटली ऑन कर दिया आपने पेजर, क्योंकि रिमोटली सक्षम है एक्सेप्ट करने के लिए मैसेज। तो उसमें आपने जब कोडेड मैसेज भेजा तो वो अलर्ट सर्किट ट्रिगर हुआ और उसमें से वो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड कर गया। लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा समझने की जरूरत है, मेरे हिसाब से पहली बारी मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े स्केल पे सप्लाई चेन के अंदर किसी ने भेदा है और इस तरह से वाइड स्केल यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स इन दी स्मॉल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड देन वो जो डिवाइस थी वो जहां पे जानी थी वहां पे चली गई और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसमें आपको नहीं पता है कि उसमें छोटा एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, तो जब वो फटा है तभी पता लगा।
इसी को पेजर बम कहते हैं। लेकिन इसके गहराई से जांच होगी तब पता लगेगा कि किस जगह पे भेदा गया है। ये फैक्ट्री में हुआ या फैक्ट्री से निकलने के बाद शिप में हुआ या कहाँ पे उसमें ये डाला गया एक्सप्लोसिव। ये एक नया पूरा आयाम खोलता है वॉरफेयर का। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझाइए कि जैसे कि भाई जब पेजर की टेक्नोलॉजी तो उस समय ख़त्म हो गई थी जब मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई थी, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन था और सिर्फ आप मैसेज रिसीव कर सकते थे, और जब मोबाइल आया उसने रिप्लेस कर दिया। आज के समय में मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इसका इस्तेमाल है और इसको क्यों सिक्योर मान रहे हैं? देखिए, मोबाइल फोन को ट्रायंगुलेट करके जो पर्सन यूजर है उसकी लोकेशन जानी जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि पेजर को ट्रायंगुलेट करके आपकी लोकेशन नहीं पता लग सकती। इसीलिए ये जो ग्रुप था जो पेजर यूज कर रहा था, उनके पास पहले मोबाइल फोन से जो एक आध बम फटे थे, उसके बाद से उन्होंने ये थोड़ी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से कहा कि हम सिक्योर कम्युनिकेशन पेजर से करेंगे। उसी के मारे ये पेजर उनके पास वापस आए। उन्होंने मोबाइल फोन को शन किया, क्योंकि देखिए जब भी कोई चाहे वो पता कर सकता है कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि आपको ट्रायंगुलेशन टावर से पता लग जाता है। पेजर में वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए पेजर वापस आए। और पेजर थोड़े सिक्योर कम्युनिकेशन है क्योंकि उसमें वॉइस नहीं है, तो केवल आप भेज सकते हो मैसेज। और कुछ थे पेजर जिसमें कि आप वापस भी टाइप कर सकते थे, लेकिन ये वापस आई है टेक्नोलॉजी इन सम सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स। तो पेजर किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं विस्तार से बता रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। तो लेबनान में पेजर में सिलसिलेवार धमाकों पर अब ताइवान सरकार ने अपना पक्ष रखा। दरअसल अभी तक ये कयास लगा रहे थे कि जिन पेजरों में धमाका हुआ वो ताइवानी ब्रांड के हैं, और वीडियो में मौजूदा तस्वीरों को देखने के बाद कंपनी को इस बात का संदेह है कि ये पेजर उनके हैं। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि हो सकता है कि निर्यात करने के बाद उन मशीनों से कोई छेड़छाड़ की गई हो। अब ताइवान की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन पेजरों को लेबनान को निर्यात किए जाने का से जुड़ा कोई भी सीधा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो हमले हुए हैं उस पर हिजबुल्लाह का क्या कहना है? हिजबुल्लाह कहता है कि इसके पीछे इसराइल है। इसराइल ने कोई रिएक्शन दिया नहीं। हम शामिल कर रहे हैं हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, इसराइल में चल क्या रहा है इस खबर पर? कि इसराइल में सबसे पहले तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक फैसला किया। उसने कहा कि 3 लक्ष्यों को लेकर के इसराइल गजा में दाखिल हुआ था और ये गजा का युद्ध शुरू हुआ था। अब उसमें एक और लक्ष्य जोड़ दिया गया है, और वो लक्ष्य है कि इसराइल में जितने भी उत्तरी इलाके से लोग विस्थापित हुए हैं उनको सुरक्षित अपने घरों में ले जाना और उस पूरे इलाके को भी सुरक्षित करना। तो उसके बाद यहाँ पर लगातार चर्चा ये होती रही है कि इसराइल जो है वो इस तरह की तैयारी कर रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो जमीनी कार्रवाई भी की जाएगी दक्षिणी लेबनान में, जिससे कि वहां पर एक बफर जोन बनाया जा सके और जो ये उत्तरी इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, इसको किसी तरह से सिक्योर किया जा सके। तो इस तरह की चर्चा लगातार चलती रही है। यहाँ पर आज उत्तरी इलाके के जो कमांडर हैं उन्होंने एक अहम बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो लक्ष्य है वो उसको इसराइल किसी भी हालत में हासिल करेगा, और वहां पर उन्होंने तैयारी का पूरा जायजा लिया है, जो कि यहाँ पर खबरों में लगातार चल रही है। नहीं, लेकिन पेजर धमाकों पर कोई गहमा गहमी? जी देखें, यहाँ पर उसको लेकर के खबरों में काफी जो है चर्चा चल रही है। यहाँ पर अखबार में भी चर्चा चल रही है, मीडिया में काफी उसको लेकर के चर्चा है, लोगों में भी काफी चर्चा है। एक तरह से लोगों में जो है जो बातें कही जा रही है, इसराइल की तरफ से इसको औपचारिक तौर पर जो है जिम्मेदारी इसराइल ने नहीं कबूल की। इसराइल की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया और आमतौर पर इसराइल का रवैया ऐसा ही रहा है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती इस तरह के हमलों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें लग रहा है कि सुरक्षा जो यहाँ की प्रणाली है या खास करके इंटेलिजेंस है वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। और जब से इस लक्ष्य को लेकर के यहाँ पे बात चली है, लोगों में एक तरह का जो है एक उल्लास देखा जा रहा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि 70,000 लोग 11 महीनों से विस्थापित हैं, उनको उनके घर में वापस लौटने का अधिकार मिलना चाहिए। अब संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि हिजबुल्लाह जो कह रहा है कि भाई इसके दंड हम देंगे, कदम उठाएंगे, हिजबुल्लाह क्या करेगा? देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह का बयान इसके पहले भी आए, जब फुआद शुक्र जो है वो मारे गए थे 31 जुलाई को। ठीक इस्माइल हनिया के मौत के कुछ घंटे पहले उनकी मौत हुई थी और उसकी जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल की थी, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। लेकिन
वो कार्रवाई जो है उसको लेकर के पहले से यहाँ पर ऐलान किया गया था कि मजदल शम्स में जिस तरह से 12 बच्चे मारे गए थे इसराइल के उत्तरी इलाके में, तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी और उसको उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया था। अब जो है हिजबुल्लाह फिर उसी तरह की बात कर रहा है, लेकिन इसराइल में ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगातार इस तरह के प्रयास करता रहा है और इसराइल उसको विफल करता रहा है। आज यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि पूर्व सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री जो थे बुजी यालोन, उन पर जो है एक इस तरह का प्रयास हुआ था जिसे इसराइली इंटेलिजेंस ने जो है उसको विफल कर दिया था। यहाँ के शिन बेत की तरफ से इस तरह का दावा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र, इसराइल से इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। पॉडकास्ट में आगे दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछले 6 साल से यहाँ से बाबूडम चल रहा है, यहाँ लोगों के जो मसाइल है कोई हल नहीं कर रहा है, करप्शन इतनी है। आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आगे चर्चा करने वाले हैं। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये जान लेते हैं। तो मैं मोहन यूट्यूब से शुरुआत कर रही हूँ। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश नौटियाल, यूसुफ अली हैं जो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं और मोबाइल के ज़रिए हैक करने और विस्फोट करने की बात कर रहे हैं। भंवर लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन शमशाद हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र का वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक जुमला है। पहले से ही 4 राज्यों में तो इलेक्शन करवा रही है सरकार, ऐसा उनका ओपिनियन है। रामू पटेल हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको कुवैत से सुन रहे हैं। मनोहर चमोली मनु कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का धमाकों में उपयोग आसान है, कल जानकार मोबाइल का भी इस्तेमाल करेंगे। मंजू व्यास हैं, वो लिख रही, हिंदू बहुल क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों पर पत्थरबाजी होती है। अजीत धर द्विवेदी हमें सुन रहे हैं। विजय कुमार पांडे कह रहे हैं कि उनके मोदी जी के चुनाव प्रचार के वक्त अमेरिका जाकर ट्रंप से मिल के वहाँ के मतदाताओं पर क्या असर होगा। इसके अलावा हीरा लाल रॉय अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर स्पष्ट नजर आ रही है, मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान में राज्य की कुल 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इनमें से 16 सीटें कश्मीर की और 8 सीटें जम्मू की हैं। जहां तक कितना रहा वोटर टर्नआउट, तो वो आंकड़े तो अभी अपडेट होंगे, लेकिन आपको बता दें कि दोपहर तक 41% मतदान हुआ। तो कई लोग हैं जो काफ़ी उत्साहित है इस तरह के वोटर टर्नआउट से। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मोहन 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले तो एक आज 18 सितंबर, उसके बाद 25 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के लगभग 10 साल बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया था और इसके बाद 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वो साल था 2014। कोई पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीती थी। बीजेपी और पीडीपी अब साथ नहीं है। हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की घोषणा हुई और बिज बेहरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कुछ मुद्दों पर बात की। पिछले 6 साल से यहाँ से बाबूडम चल रहा है, यहाँ लोगों के जो मसाइल है कोई हल नहीं कर रहा है, करप्शन इतनी है, धांधली इतनी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आप देखिए कोई भी पोस्ट नहीं भरी है 2019 से। हमारे जो नौजवान लड़के हैं घर पे बैठे हैं, आप ड्रग्स में जा रहे हैं। सो इट्स अ गुड स्टेप एंड बिकॉज दे आर शोइंग देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इट टेक्स अ लॉट फॉर देम टू शो फेथ आफ्टर द वे दिल्ली हैज अंडरमाइंड डेमोक्रेसी है। तो माजिद जहांगीर से सुनते हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में हो क्या रहा है जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है।
जम्मू कश्मीर में आज एक दशक के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। आज इन चुनावों का पहला चरण था और इस पहले चरण में जम्मू कश्मीर के 7 ज़िलों में वोट डाले जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के 4 ज़िलों में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि जम्मू के 3 ज़िलों में भी मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पहले चरण में कुल 23 लाख के आसपास मतदाता जो है अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में कई तब्दीलियां की गई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज के चुनाव को लेकर के हमने जो है दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया और कई पोलिंग बूथ्स पे हम गए, जहां हमने लोगों से बात की और लोगों के विभिन्न जो है समस्याएं हैं जिनको लेकर के उनका कहना था कि उन समस्याओं का समाधान के लिए हम ये वोट दे रहे हैं और महिलाओं के कुछ अलग ख्यालात थे। तो आखिर लोगों के मुद्दे क्या हैं? इस पर लोगों से बात की पत्रकार माजिद जहांगीर ने। लोगों के बहुत सारे मुद्दे मसाइल हैं, लेकिन बस लोग वोट करने आए हैं और यही उम्मीद करके आए हैं कि जो भी मेंबर चुन के जाएगा वो उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। हमने ये समझकर वोट दिया कि यहाँ पिछले इतने सालों में जो बेरोज़गारी थी या आज भी है, या जो यहाँ का तिजारती मसला है वो भी बहुत पेचीदा था, ताकि हम इसलिए वोट डालें आज कि जो हमारा MLC आएगा वो हमारी जो दिक्कत है वो पूरा करेगा। कोई रोज़गार नहीं मिला आज तक, ना सड़कें यहाँ के ठीक है, ना बाकी चीज़। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बिजली फीस इतना ऊंचाई पर चढ़ गया कि इंसान दे नहीं सकता है। सर अभी का प्रोसेस अगर मोटिव बताएंगे हम वोट्स का, तो वो वोट्स है कि हाउ मच वी हैव स्ट्रगल्ड टिल नाउ, वो उसमें चेंज आ जाएगी। अगर आप देखिएगा डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। सो मुझे लगता है कि सर इस प्रोसेस में जो है वोट हैज़ बिकम ए वेरी एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमारे लिए वोट का एक सिंपल मोटिव है कि जो चीज़ें पहले ख़राब हो चुकी है वो एटलीस्ट इस चीज़ से सुधर जाएगी वो चीज़ें। तो पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, अब 2 चरण बाकी हैं जहां पर जब वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस वोटिंग के बीच आज एक बड़ी खबर आई। केंद्र की NDA सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुनिए। वेरी क्लियरली रिक्वेस्टेड एवरीबडी दैट इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। तो एक देश और एक चुनाव की जो रिपोर्ट है उसको मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बारे में सबका सुझाव लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा क्या बोले? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ये ध्यान भटकाने का तरीका है। जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि RSS के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। अब तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया है।
ये थे कांग्रेस के नेता हरीश रावत। तो एक देश एक चुनाव का जो को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन आने वाले वक्त पे इस पर और चर्चा होगी। हम भी इस खबर का विश्लेषण आने वाले पॉडकास्ट में ज़रूर करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या पेच है और क्या हो सकता है और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो आज के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन bbchindi.com का लाइव पन्ना आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जहां पर लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं। तो स्टूडियो कौन संभाल रहा था? आज स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। और जाते जाते आपको बता दें कि हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। इस पॉडकास्ट के खत्म होने के बाद भी आपसे जुड़े रहेंगे। विदा लेने का वक्त आ चुका है, अनुमति दीजिए। हमें सुनने का शुक्रिया। नमस्कार।